अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के हवाले से बात करें तो यहाँ पे भी एक कॉशियस स्टांस देखा जा रहा है। ओवरऑल वीक का फर्स्ट डे है, पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस है, इन्वेस्टर्स की जानिब से पार्टिसिपेशन भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन ओवरऑल एक कॉशियस स्टांस को ही जो है वो ज़्यादा मद्देनजर रखा जा रहा है। रिलक्टेंसी मार्केट के अंदर देखी जा रही है। दूसरी तरफ अगर इकॉनमी के हवाले से बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा एक इशू शुगर केन के हवाले से दिखाई दे रहा है, यानी कि शुगर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए, इसके ऊपर शुगर मिल्स वाले जो है वो थोड़ा सा रिफ्ट करते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि शुगर केन अगर क्रॉप्स वाइज देखा जाए तो रेडी है, ऑब्वियसली उठना चाहिए ताकि वहाँ पर जो है वो वीट फ़ौरन से जो है वो काश्त की जाए, और जब वीट लगेगी तो फिर ऑब्वियसली हमारे मुल्क की जो एक सेल्फ सफिशेंसी है उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मददगार साबित होगी। तो ये एक इशू क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ अगर इकॉनमी के हवाले से बात करें तो ऑब्वियसली चीज़ें जो है वो थोड़ा अलाइन दिखाई दे रही हैं। इंटरनेशनली न्यूज़ अच्छी है, नॉर्मल दिखाई दे रहा है यहाँ भी, और चीज़ें जो है वो थोड़ा सा इस मामले में भी वेट एंड सी की पोजीशन में है कि थोड़ा सा इट टेक्स टाइम। जब आप थोड़ा सा सक्सेस की तरफ या तरक्की की तरफ जाते हैं तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इश्यूज़ जो है वो क्रिएट होते रहते हैं। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, फिर मज़ीद जो है वो डिस्कशन करते हैं। जी, टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे यही जो कि मैं स्टार्ट में ही इंट्रोडक्शन में ही बता चुकी हूँ कि शुगर केन के हवाले से ये बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो रहा है, जिसमें एक्सपोर्ट की इजाज़त पहले भी मांगी जा रही थी। जब प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब जब आए थे, उनसे बोला गया था, उन्होंने सबसे पहले एक्सपोर्ट्स बंद की थी ताकि पूरे मुल्क के अंदर शुगर की कमी ना हो, शुगर के प्राइस ना बढ़ें, और जो पुअर पीपल हैं, जो एक पुअर स्ट्रेटा है, उसको फ़ायदा पहुँचे। फिर फ्लड की सूरत हाल आ गई, यहाँ पे जो एक हमारे पास लैंड थी उसमें थोड़ा सा एक इश्यूज़ आ गए, और वो फिर जो है सही से कल्टीवेट नहीं हुई चीज़ें। लेकिन उसके बाद जब अब ये क्रॉप्स रेडी हैं, शुगर केन रेडी है, फिर ये रिफ्ट क्रिएट हो रहा है। शुगर मिल्स मालिकान जो है वो कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर शुगर जो है वो चाहते हैं कि फार्मर्स वो रेडी होना चाहते हैं कि ओवरऑल उनका जल्दी से शुगर केन उठा लिया जाए। तो ये क्या इशू है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ ये क्रॉप्स के हवाले से जो वीट की डिले हो सकती है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से बात करेंगे। हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान क्या दिखाई दे रहा है, फार्मास्यूटिकल की एक्सपोर्ट कहाँ तक पहुँची है, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपोर्ट हमारी नीड ऑफ द आवर है, और एक्सपोर्ट दिखाई जब दे रही है कि फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टर के अंदर भी एक अच्छा चंक एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। ड्रग्स की शॉर्टेज पंजाब साइड पे भी देखी जा रही थी, थोड़ी सी पास्ट के अंदर हमने ये इशू देखा था, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ जो बड़ी ही पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है, वो कल के दिन ये इम्प्लीमेंट हुआ है, वो है COP27 के हवाले से लॉस एंड डैमेज फंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री रखा गया है। ये बड़ी एक माइलस्टोन है जो पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए बहुत अच्छा हुआ है, और जितने भी उससे अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं, तो वो आज हम ये डिटेल टॉपिक्स आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद हनीफ साहब, आप हेल्थ एंड फार्मा एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चनॉय साहब, आप डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैं और चेयरमैन हैं कुतियाना हॉस्पिटल के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और ओवर कॉल हमारे साथ मौजूद होंगे इनायतुल्लाह दौला साहब, आप सीनियर जर्नल मैनेजर हैं यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के। उनसे हम शुगर केन के हवाले से जो भी इश्यूज होंगे वो डिस्कस करेंगे। और ओवर कॉल हमारे साथ उस्मान शौकत साहब भी मौजूद होंगे, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन के। अ ह्यूज पैनल वी हैव टुडे। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा, इनायतुल्लाह दौला साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे ही प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इनायत साहब, प्लीज़ डू कमेंट ऑन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्या इशू है शुगर केन के हवाले से, फार्मर्स क्या चाहते हैं, ये एक्चुअली जो रिफ्ट क्रिएट हो रहा है, एक्सपोर्ट्स की इजाज़त मांगी जा रही है कि गन्ने की क्रशिंग हो जाए, तो वीट में तो कोई डिले नहीं होगा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है उसकी भी कल्टीवेशन का टाइम हो रहा है, और ये टाइम अगर डिले हो जाता है तो फिर इसकी क्रॉप हमें जो है वो डिले मिलेगी। जी बिल्कुल, मैं सीनियर जनरल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर के साथ साथ एक जिम्मेदार भी हूँ, तो मैं उस हवाले से अर्ज करूंगा कि जाहिर है जब एक जो हमारी क्रॉप होती है उसकी जब एक तैयार हो जाती है क्रॉप, तो उसकी हार्वेस्टिंग जो है वो टाइम पे बड़ी ज़रूरी है। अगर ये टाइम पे हमारा शुगर केन जो है ये हो जाएगा तो हमारी जो वीट के लिए भी ज़मीन तैयार हो जाएगी, और उसका जो है ज़्यादा डिले नहीं होगा। वीट का जो हमारा सीज़न है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए।
तो मेरा तो ख्याल है कि इसको मज़ीद डिले नहीं होना चाहिए, कि फौरी तौर पे क्रशिंग सीजन स्टार्ट हो, और वीट के लिए भी हमें, क्योंकि हमारे राइट। मुल्क में वीट की भी तो उतनी इस वक्त बहुत ज़रूरत है। कोई इंटरनेशनल जो हमारे पास इस वक्त फूड ग्रेन का जो पोजीशन चल रही है, ओके, उसमें उस जी। पे ज़रूरत है। चनाय साहब, कितने % लोग आप समझते हैं कि यूटिलिटी स्टोर से या ये जो ऐसी स्कीम्स होती हैं इससे मुस्तफ़ीद होते होंगे? क्या समझते हैं आप? देखिए, जो टारगेटेड सब्सिडी की बात की, और वो उन लोगों के लिए होती है जो बिल्कुल मुतवसत या गैर मुतवसत तबका होता है, और इसकी एक बड़ी तादाद मौजूद है। मैं परसेंटेज वाइज आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन अगर हम आम आवाम की बात करें तो आम आवाम यही है जो यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करती है। मैंने आपको बताया कि जी 74 रुपये, जब ये बता रहे हैं कि 77 रुपये जो है वो बेच रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स पे 70 रुपये में, लेकिन कुछ थोड़ा सा ऐड ऑन करके हम बेच रहे होंगे। तो और नॉर्मल चीनी जो है, जो नॉन यूटिलिटी स्टोर्स हैं, वहाँ पे 84 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो ये जो फ़र्क है, ये अच्छा खासा फ़र्क है, जिस पे ज़्यादातर आवाम जो है वहाँ का रुख करते हैं और चीनी वहाँ से लेते हैं। और ये एक अच्छी बात है जो टारगेटेड सब्सिडी दी हुई है। अब इसमें दो एंगल हैं, एक तो कमर्शियली चीनी बिकती है, और एक डोमेस्टिक जो हमारे घरों के इस्तेमाल में आती है वो बिकती है। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो बहुत कम होती है नॉर्मली, और कमर्शियल कंजम्पशन बहुत बड़ी होती बहुत है, ज़्यादा जो होती है वो तो मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी जाती है, स्वीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी जाती pharmaceutical, है, ये तो मेरे लिए सब जगह, बहुत बहुत सारी जगहों पे, फिर इसके बेवरेजेस में जाती है। तो कमर्शियल यूज़ बहुत बड़ा है, वो तो और फिर मैं समझता हूँ कि अगर कंपैरिजन करें तो शायद 80% हमारा कमर्शियल यूज़ है, 20% हमारा जो है वो डोमेस्टिक यूज़ है, जो घरों में चीनी जाती इट इज़ है। नथिंग। तो वो नहीं, वो बिल्कुल नहीं है। तो हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए, नायब साहब की बात बिल्कुल ठीक है, कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसको चीनी जो है वो मुनासिब कीमत पे मिले, सब्सिडाइज रेट पे मिले। लेकिन कमर्शियली जब इसको बेचा जाता है तो ज़ाहिर है वो फिर कमर्शियली आगे पैसे भी चार्ज करते हैं, एग्जैक्टली। तो उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। इनायत साहब, प्लीज़ इस पे कमेंट करेंगे, कैसे आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये कमर्शियल यूज़ के लिए जा रही है या घरेलू सार्फिन के लिए जा रही है? आपके पास NIC का रिकॉर्ड है, क्या होता है? नहीं, बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो शुगर का तो मोस्टली हमारे बेवरेजेस में बहुत बड़ी हमारी इसमें क्वांटिटी शुगर की इस्तेमाल होती है, और बाकी बेकरी आइटम में, और दूसरा हमारी स्वीट्स वगैरह या इस तरह इंडस्ट्रियल यूज़ तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी एक रिक्वायरमेंट है नॉर्मल रिटेल में, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, वो भी ज़रूरी है। और बिल्कुल मैं तो चाहता हूँ कि इसमें हमारे पास अगर ज़्यादा स्टॉक्स हैं तो ये ना हो कि अगर कुछ हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कोई कर बैठे, जैसा कि पिछले गवर्नमेंट में आपने देखा है 1-2 दफ़ा इस तरह की सिचुएशन हो गई कि हम शुगर जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर बैठे, और बाद में बहुत बड़े क्राइसिस का हमें सामना करना पड़ा। वो तो फिर सर गंदम की वजह से भी हो, वो तो फिर पता नहीं क्या क्या और कमोडिटी की बात करें। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इसीलिए जब कोई फैसला हो अगर एक्सपोर्ट का, तो हमारी लोकल कंजम्पशन को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, और अगर हमारे इसमें आवाम को अगर सस्ती चीनी मिल रही है तो उस बेनिफिट को जो है वो ध्यान में रखते हुए कोई फैसला करना चाहिए। और दे आर एक्सपीरियंस्ड, वो ऑब्वियसली जब ये देखेंगे कि इतनी नीड है, और जैसे कि चुनाय साहब ने कहा कि बहुत कम लोग हैं जो घरेलू यानी कि डोमेस्टिक यूज़र्स हैं, और बाकी जो कमर्शियल यूज़र्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इट मीन्स के यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, और आई होप कि ये सारे जो इश्यूज़ हैं वो नियर टर्म में सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। वेल, थैंक यू सो मच इनायतुल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। ऑब्वियसली ये थोड़े से इश्यूज़ हैं जिसको टाइमली अगर टैकल कर दिया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो हनीफ साहब, आपको भी खुशामदीद है प्रोग्राम के अंदर। प्लीज़ दूसरा टॉपिक पे चलते हैं हम, और ऑब्वियसली ये एक इशू था, इसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। आप समझते हैं कि ये जो हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से बात की, एक तो इन्होंने चीनी का भी जिक्र किया, उसका भी बताएं कि कितना यूज़ होता है इसके अंदर, और दूसरा ये कि हेल्थ केयर सिस्टम क्या दिखाई दे रहा है आजकल, फार्मास्यूटिकल की एक्सपोर्ट्स भी दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो जो आप बड़ी सरप्राइज़ हुई थी कि फार्मास्यूटिकल में भी शुगर इस्तेमाल होती है, तो बिल्कुल होती है। और बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जो जायके में बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं, तो उनको उनकी जो टैबलेट्स होती हैं वो शुगर कोटेड बनाई जाती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो बच्चों के सिरप्स होते हैं उनके अंदर शुगर का इस्तेमाल जो है तो वो काफ़ी होता है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी जो है तो वो एक अच्छा कंजम्पशन है शुगर का। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात ऐड करता चलूँ कि जो कंजम्पशन हम पर्सनली शुगर का करते हैं ना, यानी कि जितनी शुगर हम दिन भर में इस्तेमाल करते हैं वो हमारी
बॉडी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा होती है। मतलब हमारे मुल्क में शुगर का इस्तेमाल, पर्सनली शुगर का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा है, जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। जब हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। तो अगर हम बीइंग अ कॉम, आप अगर 100 आउट ऑफ कितने लोग देखें तो डायबिटीज दिखाई देते हैं। हाँ बिल्कुल, और डायबिटीज़ भी शुगर खा रहे होते हैं, बावजूद मना करने के वो कहीं ना कहीं जो है तो वो शायद हम स्वीट लवर्स हैं, बुनियादी तौर पर हम स्वीट लवर हैं। मैं पर्सनली खुद भी जो है तो वो स्वीट लवर हूँ। लेकिन अगर हम इसको एक ब्रॉड एंगल से देखें और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और अपनी शुगर की क्वांटिटी, कंजप्शन को जो है तो वो कम कर दें। मिसाल के तौर पे अगर हम चीनी में एक चाय के कप में 2 चम्मच चीनी डालते हैं, तो अगर वो हम उसको 1 चम्मच चीनी के ऊपर जो है ले आएँ, और जो स्वीट डिशेस हम बनाते हैं बहुत मीठी होती हैं, अगर हम उनको कम मीठे पर ले आएँ तो टेस्ट हमारे ज़बान में वही डेवलप होगा। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट शुगर का, बहुत बड़ा वॉल्यूम शुगर का जो है वो हम सेव कर सकेंगे, और सेव कर कर उसको जो है वो एक्सपोर्ट कर सकेंगे। रिपरकशंस भी होते हैं शुगर के, जो ज़्यादा एडिक्ट होते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है उससे, काफ़ी सारे उसके नेगेटिव। ये हाइपोग्लाइसेमिक और हाइपरग्लाइसेमिक के मुख्तलिफ फेज़ होते हैं। हाँ। जैसे मिसाल के तौर पे जब हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं और जब असर के टाइम और उससे कुछ पहले हमारा शुगर लेवल जो है तो वो डाउन होने लगता है, तो अक्सर लोग जो है तो वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे जो है तो वो लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये हाइपोग्लाइसेमिक फेज़ है। वजह उसकी है कि हम शुगर का हम शुगर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। हमें शुगर को कम कंज्यूम करना है। ये हमारी हेल्थ के लिए जो है तो वो नुकसानदेह है। इसको जो है वो सफ़ेद जहर भी कहते हैं, मेडिकल की ज़बान में वाइट पॉइजन, सफ़ेद जहर भी कहते हैं। तो हमें अपने अगर शुगर इंडस्ट्री पर ही बात हो रही है तो मैं उसको हेल्थ सेक्टर से इस तरह को रिलेट करूंगा कि बीइंग अ नेशन हमें अपनी शुगर की कंजम्पशन को कम करना चाहिए। तो हमारा मुल्क क्या समझते हैं, कोई अल्टरनेट तो हो कि शुगर तो चाहिए, अब चाय मीठी चाय तो ये तो एक आदत चीज़ें हम खाते हैं, रोटी हम खाते हैं, इसके अंदर शुगर होती है, जो फ्रूट्स हम खाते हैं इसके अंदर शुगर होती है, और जितनी भी चीज़ें मतलब हमारी डबल रोटी बनती है उसके अंदर शुगर होती है। हम करते ये हैं कि डबल रोटी के ऊपर भी बलाई डाल के और उस पर चीनी का 1 चम्मच डाल के जो है तो वो खा रहे होते हैं। मतलब हम ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा नया पॉइंट होगा, हो सकता है आपके लिए या और भी बहुत से सुनने वालों के लिए, लेकिन ये इस मौजूद से बड़ा कोरिलेट कर रहा है, क्योंकि हमें हर सूरत, हर सेक्टर में अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है। जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे नहीं, उस वक्त तक हमारे पास डॉलर्स नहीं आएंगे और हमारा मुल्क जो है तो वो तरक्की नहीं कर सकेगा और वो इकोनॉमिकल क्राइसिस का शिकार रहेगा। तो फार्मास्यूटिकल में तो ये इसका कंजप्शन है। शुगर कोटेड टैबलेट्स भी होती हैं, जो सिरप्स बनते हैं वो शुगर से बनते हैं। बेवरेजेस का बताया कि बेवरेजेस में बहुत ज़्यादा शुगर इस्तेमाल होती है। पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है कि जितने भी कार्बोनेटेड वाटर होते हैं, जितने भी जो है तो वो बेवरेजेस हैं, इनकी शुगर जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है और ये आपकी बॉडी फैट्स को जो है तो वो इंक्रीज़ करते हैं। हमारे बड़ा एक फैशन समझ लें या ज़रूरत समझ लें कि हम खाने के साथ, खुसूसन जो है तो जंक फूड के साथ जो है वो हम बेवरेज और ड्रिंक्स जो है तो वो ज़रूर ले रहे होते हैं। एक तो हम जंक फूड खा रहे होते हैं, ऊपर से उस पर जुल्म ये कर रहे होते हैं कि हम जो है तो वो शुगर भी ले रहे होते हैं, और इस तरह हमारा हेल्थ जो है, एक जनरल हेल्थ है, वो बहुत मुतासिर होता है। और जो ओबेसिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, मोटापे का ताल्लुक है, तो बड़ों में तो ये एलिमेंट है, लेकिन अब जो कल्चर आया है इसमें सबसे जो ख़तरनाक सूरत हाल का सामना है हेल्थ सेक्टर को, वो ये है चाइल्ड ओबेसिटी। चाइल्ड ओबेसिटी किस वजह से है? ड्यू टू इंटेक ऑफ एक्सेसिव इंटेक ऑफ बेवरेजेस एंड एक्सेसिव इंटेक ऑफ जंक फूड। ठीक है, तो ये एक इसका बहुत बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज हो गया था जिसका मैंने जवाब दे दिया। अब अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर आ जाते हैं और एक्सपोर्ट पर आते हैं, तो जहाँ तक मेरी मालूमात है पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है जो मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान में जो मेडिसिन बनाई जाती हैं वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती हैं, सिवाय उन चंद कंपनियों के जो कि अच्छी नहीं है, रिकग्नाइज नहीं है, वो मतलब 2 नंबर करती हैं, चीटिंग करती हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। अच्छी कंपनी की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो बहुत अच्छी मेडिसिन बनाती है। उनको आप दुनिया में किसी भी पैरामीटर्स पर जो है तो वो चेक कर सकते हैं। वो उतने ही इंग्रेडिएंट उसमें देते हैं जितना वो उसके ऊपर कोट करते हैं। अगर उन्होंने कहा है कि 25 मिलीग्राम इसमें जो है वो एजिथ्रोमाइसिन का इंग्रेडिएंट है, तो वो 25 मिलीग्राम ही आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरे हमारा ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटी और डैब्स और इस तरह के बहुत सारे इदारे हैं जो इनको रेगुलेट करते हैं। मैंने बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का पर्सनली जो है तो वो विज़िट किया है और वहाँ मैंने उनके मेयार को बहुत अच्छा पाया है। क्योंकि मेरा ताल्लुक स्किन के शोबे से है, तो लिहाजा मेरे विजिट्स भी जो हैं वो स्किन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में जो है तो वो रहे हैं, जो दिखाने के लिए अपनी प्रोडक्ट की एफिकेसी को
क्वालिटी को, क्वालिटी मेंटेन को और क्वालिटी मेंटेन कंट्रोल सिस्टम को दिखाने के लिए वो अक्सर जो है तो वो डॉक्टर्स का विजिट जो है तो वो करते हैं। वेल डिटेल्ड डॉक्टर हनीफ ने जो है वो बताया है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी दी है इन्होंने हमें ओबेसिटी के हवाले से और शुगर इनटेक जितना ज़्यादा नेगेटिव हमारी बॉडी के लिए वो। चुनार साहब, एज यू आर द चेयरमैन ऑफ द हॉस्पिटल, आप ये बताइए कि हॉस्पिटल्स में यहाँ का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, क्या वो यहाँ पर जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं तो वो अप टू द मार्क है? दूसरा ये कि एक्सपोर्ट्स की बात की जा रही है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पाकिस्तान ने मार्केट कैप्चर कर ली है, लेकिन अभी भी कुछ यूएस के ऐसी जगह है जहाँ पाकिस्तान की ड्रग्स नहीं दिखाई देती। सो क्या ओवरऑल फार्मास्यूटिकल को रेट करेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ कि एज़ फार एज़ लोकल कंजम्पशन इज़ कंसर्न बड़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं हमारे लिए, यहाँ के लोगों के लिए। और इसके मुकाबले में इंडिया से जो ड्रग्स आती हैं, चाहे वो स्मगल होकर आ रही हों, चाहे वो अपना रेगुलर उसमें आ रही हो, रेगुलर उसमें इंडिया से ट्रेड नहीं है तो अब तो नहीं आ सकती, लेकिन वो यहाँ की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इंडियन ड्रग्स भी बहुत आती हैं, स्मगल होके आती हैं, लीगली आती हैं, लेकिन कंज्यूम तो बहरहाल होती है यहाँ पे। तो उनकी प्राइसेस जो है वो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले में बहुत कम है। फिर ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी पिछली गवर्नमेंट में 3 दफ़ा जो है वो ड्रग रिलेटेड प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं और हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को अच्छा सपोर्ट मिला है। तो मैं समझता हूँ कि इस अच्छे सपोर्ट के बाद जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का भी ये फ़र्ज़ है कि न सिर्फ यहाँ पर जो है वो दवाओं की जो है वो एक नॉमिनल कीमत लगवा के दें, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल्स हों, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों, और चाहे वो आम पब्लिक हो, और साथ साथ जो एक क्वालिटी का म्यार है उसको भी बरकरार रखें। मार्केट मुश्किल है ये दवाई जो है वो हमेशा ज़रूरत के वक्त ही खाई जाती है। दूसरा ये कि जब पेशेंट को नीड है, वो उसकी खुद की नीड नहीं है बल्कि उसकी बॉडी की नीड है, वो बीमार पड़ चुका है और उसको चाहिए। वो गरीब या अमीर देख के कोई बीमारी नहीं होती, बीमारी तो हो जाती है। आप क्या समझते हैं? आपने कहा कि 3 बार प्राइसेस बढ़ाई जा चुकी है, अब अगर उनको अच्छी कीमत मिल रही है हर जगह से, तो आप क्या समझते हैं पेशेंट को कैसे रिकॉग्नाइज करना होगा? क्योंकि उस पेशेंट के पास पैसे नहीं है, वो किसी XYZ हॉस्पिटल में जा रहा है, कैसे ये तमाम चीज़ें मैनेज होंगी प्राइस के हवाले से? मैं इसमें ये बताता हूँ कि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं कि जो अगर आप ब्रांडेड ना लें और अनब्रांडेड ले लें तो हमारा अपना तजर्बा है कि उनकी प्राइसेस तकरीबन आधी हो जाती हैं। अच्छा। और उससे भी शायद कम हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम डिफरेंस है। गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ, आई एम श्योर वो रेगुलेटरी बॉडीज़ वहाँ मौजूद हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए सारी चीज़ें मौजूद हैं, मगर गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो अनब्रांडेड आ रही हैं उनकी भी ग्रेडिंग कर दें, और अनब्रांडेड अगर आती हैं उनकी ग्रेडिंग बेहतर होती है तो फिर वो गवर्नमेंट को या पब्लिक सेक्टर में जो है वो कम कीमत पे जा सकती है। और जो एक बहुत बड़ा बोझ है मेडिसिन का लोगों की, अब ट्रीटमेंट से ज़्यादा तो मैं समझता हूँ कहीं कहीं मेडिसिन कॉस्ट ज़्यादा महंगी हो जाती है। सर्जिकल प्रोसीजर इतना महंगा नहीं होता, हॉस्पिटल का स्टे इतना महंगा नहीं होता जितनी दवाइयों की कीमत महंगी हो जाती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप समझ लें कि अब रेशो ऑलमोस्ट 50-50 के करीब चला गया है। जो मेरा तजर्बा है, जो हम उसको बैठ के देखते हैं कि अगर लेट से हमने 100 रुपये की सर्विसेज किसी को दी हैं तो इतनी ही दवाइयाँ जो हैं वो आ जाती हैं। और ये 100% के बाद 50% दवाइयाँ और 50% सर्विसेज, तो मैं समझता हूँ कि लोगों के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है और इसका कोई ना कोई हल ज़रूर होना चाहिए। मेरा ये कहने का क़तन हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप जो है वो उनकी प्राइसेस को कम करें, मगर इसमें कोई ऐसा सिलसिला आ जाए कि जिसमें वॉलंटरली, जहाँ ये समझती हैं अपना फार्मास्यूटिकल कंपनी कि हम पब्लिक को रिलीफ दे सकते हैं, और फिर उस बात की भी निशानदही करें कि जो अनब्रांडेड ड्रग्स हैं और उस म्यार की हैं तो उसको भी प्रमोट करने की बात है। रहा सवाल एक्सपोर्ट का, जी मुझे पता है कि फार्मा इंडस्ट्रीज़ की एक्सपोर्ट अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ भी रही हैं और सारी दुनिया में जो है वो जा रही हैं, और ज़्यादातर इसमें जो ब्रांडेड पाकिस्तान में हैं उनमें मल्टीनेशनल कंपनीज़ मौजूद हैं। और उन मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अगर आप बहस से डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बात करता हूँ कि उनके आप रेवेन्यू जनरेशन देखें तो वो बहुत ज़बरदस्त है, इतने फिनोमिनल हैं कि आपकी सोच है। अच्छा, एक अनहेल्दी कंपटीशन ये है कि इन फार्मा इंडस्ट्रीज़ के जो एजेंट्स हैं वो सारे हॉस्पिटल्स में, सारे जो भी कंसर्न लोग हैं उनके पास घूमते फिरते रहते हैं, उनको ये अपना मुख्तलिफ
जिसको कहते हैं इंसेंटिव्स दे के मजबूर करवाते हैं कि जी हमारी दवाइयाँ जो है वो प्रिस्क्राइब करें, और उनकी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब होती हैं, इसके एवज़ में जो है वो उनको जो है वो फ्री ट्रिप्स और फ्री सेमिनार्स, लंच, ये भी एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है जिसको हमने देखा नहीं है। लेकिन देखिए ये मैं समझता हूँ कि फार्मा के कारोबार का एक हिस्सा है कि किस तरह उनकी ड्रग्स जो है लेकिन इसके साथ लाइफ अटैच है। इस कारोबार को कारोबार ना समझा जाए बल्कि एक हम कह सकते हैं ना कि ह्यूमैनिटी के अंदर ऐड ऑन किया जाए। बात को बिल्कुल ऑनर भी करूंगा कि लेकिन उससे थोड़ा सा इख्तलाफ भी करूंगा कि बहुत सारी दवाएं जो हैं वो इंडिया से जो है वो स्मगल के ज़रिए या किसी और दूसरे तरीके से आती हैं। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया जो है सबसे लेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंट्री है। किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग पर सबसे कम कॉस्ट जो है वो इंडिया में आती है। लोग समझते हैं कि चाइना जो है वो लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रखता है। नहीं, इंडिया, आप इसको बिल्कुल सर्च भी कर सकते हैं कि इंडिया जो है वो लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रखता है। इसी वजह से उनकी दवाएं हमारी दवाओं के मुकाबले में जो है वो सस्ती हैं। लेकिन अगर हम क्वालिटी को कंपेयर करते हैं बीइंग अ डॉक्टर, तो मैं ये देखता हूँ कि हमारी दवाओं का मयार जो है तो वो इंडियन दवाओं से बहुत ज़्यादा जो है तो वो बेहतर है। हमारे साथ उस्मान शौकत साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया है, ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। उस्मान साहब ये बताइए कि ड्रग्स की प्राइसेस के हवाले से बात चल रही है, कुछ ड्रग्स की ब्रांड्स की भी इश्यूज होते हैं। चनाय साहब भी मौजूद हैं, यहाँ डॉक्टर हनीफ भी मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि अगर ब्रांड्स के अलावा हम वही दवाइयों का फॉर्मूला दूसरे कंपनी से लेते हैं तो उसकी कॉस्ट आधी हो जाती है। एक तो ये इशू हाईलाइट कीजिए, और दूसरा ये कि कुछ ड्रग्स जो कि यूज़ में होती हैं, समटाइम्स कोई पैरासिटामोल की बात करते हैं हम, वो यूज़ में है और उसकी अभी नीड ज़्यादा है तो वो मार्केट से बिल्कुल आउट हो जाती है या उसको बिल्कुल ही वैनिश हो जाती है। ये क्या इशू है, ये भी हाईलाइट करें। जी थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत इंपॉर्टेंट इशू को इस वक्त एड्रेस किया, एंड आई बिलीव ये जो इशू है इस वक्त ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, कीपिंग इन माइंड कि हमारे मुल्क में इस वक्त सैलाब की एक सूरत हाल है और फ्लड्स की सिचुएशन के साथ साथ पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जो एक कैलामिटी आई हुई है उसमें मेडिसिन की और फार्मास्यूटिकल्स की बहुत ज्यादा नीड है। साथ साथ डेंगी का भी बहुत ज्यादा इस वक्त मुल्क में एक सिचुएशन है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। आपने बात की पैरासिटामोल की, बिल्कुल ये दवा शॉर्ट हो गई थी और कुछ अरसे से शॉर्ट रही और इसकी वजूहात जो हैं वो मैं थोड़ा सा बयान करना चाहूंगा। मेन इसकी जो रीजन थी दैट वाज कॉस्ट, जो प्राइसिंग बेसिकली जो है इस प्रोडक्ट की। पैरासिटामोल का एक लीडिंग ब्रांड है जो हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, वो मार्केट से गायब हो गया और लोगों को अनफॉर्चुनेटली ब्लैक में लेना पड़ा। उसकी प्राइस थी गालबन 17-17.5 रुपए और उसकी प्राइस ड्यू टू कॉस्ट इंक्रीज, डॉलर इंक्रीज, इनपुट इंक्रीज, जो पैरासिटामोल रॉ मटेरियल की बेसिकली प्राइस इंक्रीज हुई उसकी वजह से उसकी प्राइस को 24 से 25 रुपए की डिमांड की जा रही थी कि कर दिया जाए। ये जो कंपनी है मल्टीनेशनल और तमाम फार्मा इंडस्ट्री ये डिमांड कर रही है। ये जो बेसिकली पैरासिटामोल, ये जो एक रॉ मटेरियल का नाम है, आप समझते हैं कि ये रॉ मटेरियल पाकिस्तान में मौजूद है? जी मौजूद है, बन भी रहा है, लेकिन इशू ये है कि ये रॉ मटेरियल 4 गुना प्राइस पे बढ़ गया ओवर द लास्ट 2 इयर्स ड्यू टू इट्स कॉस्ट। इसकी कॉस्ट बढ़ गई और जाहिर है जब कॉस्ट बढ़ गई तो फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट भी महंगी होगी। तो हुआ क्या, जो मैं प्राइसिंग पॉलिसी की बात करना चाह रहा हूं कि प्राइसिंग पॉलिसी में इस दवा को डिले किया गया और अनफॉर्चुनेटली वो प्राइस 24 रुपए नहीं की गई, जिसकी वजह से दवा मार्केट से गायब हो गई और फिर ब्लैक में 60 रुपए की बिकी एट द केमिस्ट। और जब कंपनी ने इसकी प्रोडक्शन रोक दी तो जाहिर है ब्लैक मार्केटिंग में चली गई दवा। तो टाइमली डिसीजन ऑन प्राइसिंग लेना बहुत जरूरी है दवा को, स्पेशली इन क्राइसिस, फ्लड्स, डेंगी, इन सबको मद्देनजर रखते हुए। जब उसकी प्राइस को फिर ब्लैक मार्केट देखी गई तो 24 रुपए कर दिया गया और इवेंचुअली वो दवा जो है अब आप देख सकते हैं कि पैरासिटामोल की बहाल हो गई है सप्लाई और पूरे पाकिस्तान में अब वो अवेलेबल है। इसी तरह कुछ और एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स मार्केट से स्लोली डिसअपियर हो रही हैं सेल्स से, और वो भी ड्यू टू प्राइस कंसर्न है। रॉ मटेरियल्स बहुत बढ़ गए हैं, डॉलर बहुत बढ़ गया है, हमारा ज्यादातर खाम माल बाहर से आता है, हम सिर्फ 4 से 5% अपनी रॉ मटेरियल पाकिस्तान में बनाते हैं, बाकी सब बाहर से आते हैं और वो इमीडिएटली डॉलर के साथ लिंक्ड है और जैसे डॉलर की प्राइस बढ़ती है हमारे खाम माल की प्राइस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है। तो प्राइसिंग जो बहुत जरूरी है। ड्रग्स के हवाले से जो एक्सपोर्ट की बात हो रही है, तो हम क्या इंपोर्ट बेस्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं? अगेन वही हर सेक्टर की तरह डिफरेंट?
जी, अनफॉर्चुनेटली फार्मा एक्सपोर्ट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इम्पोर्ट। हम बिल्कुल इम्पोर्ट करते हैं एपीआई, तकरीबन 90% प्लस एपीआई जो हमारा खाम माल है, रॉ मटेरियल, वो इम्पोर्ट होता है। फिर हम उससे दवा बनाते हैं और पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करती है। इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट्स, मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा, सिर्फ $300 मिलियन US के करीब है, जबकि हमारा नेबर इंडिया इस वक्त $30 बिलियन को क्रॉस कर चुका है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स में। जी, जो हमारा टोटल आप कह लें कि रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट्स मिला के जो हमारा हजूम है $25 से $30 बिलियन, वो अकेली इंडियन फार्मा इंडस्ट्री करती है। तो हेंस यू कैन सी कि कितना बड़ा गैप मौजूद है एक्सपोर्ट्स में। इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है एक एक्सपोर्ट एनहांसमेंट की, पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री के अलावा बाकी इंडस्ट्रीज की भी। लेकिन फार्मा में एक बहुत बड़ा रूम एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारे नेबर इंडिया ने अगर $25 से $30 बिलियन की एक्सपोर्ट अचीव कर ली तो हमें भी करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? उसके लिए रिक्वायर्ड है कि हम अपनी एक्सपोर्ट को अमेरिका, यूरोप, इन मंडियों में लेके जाएं जहां पे फार्मास्यूटिकल अभी तक हमारी नहीं जा रही। इंडिया ने जो बहुत ज्यादा तरक्की की, वो अपनी प्रोडक्ट्स को अमेरिका और यूरोप में भेजा, जहां पे आपको आज भी पता है दवा सबसे महंगी वहां बिकती है। तो ज़र मुबादला सबसे ज्यादा तो हम क्यों नहीं जाते? हमारे लिए क्या बैरियर्स हैं वहां पर? मैं डॉक्टर साहब से ही पूछूंगी, लेकिन पहले मुझे आप बताएं। जी, सबसे बड़ा बैरियर रेगुलेटरी बैरियर है कि यूएस एफडीए और जो यूरोप की रेगुलेटरी बॉडीज हैं, हम उनसे अप्रूव्ड नहीं हैं। हमारी अभी तक फार्मा इंडस्ट्री अनफॉर्चुनेटली उन अप्रूवल्स को अटेन नहीं कर पाई, जिसके जरिए हम बाहर इन डेवलप्ड कंट्रीज में अपना सामान भेज सके। उसके लिए रेगुलेटरी अपलिफ्ट होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की कंपनीज को कुछ सपोर्ट रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट से, जिसमें टेक्निकल कुछ सपोर्ट रिक्वायर्ड है, कुछ दायरे सपोर्ट हमें रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस की, कि जो हमें वहां पे गाइड कर सके। बेसिकली लैक ऑफ गाइडेंस है हमारी इंडस्ट्री के पास इस वक्त। इंडिया में मैं आपको बताऊं, एफडीए जो अमेरिका का इदारा है, जो वहां की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, यूएस एफडीए, उनके 2-3 दफातर मौजूद है इंडिया में, मुंबई में, बेंगलोर में। पाकिस्तान में हमारे पास कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहां पे हम जाके हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इन्फॉर्मेशन ले सके कि अगर मैंने अमेरिका एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए मुझे कैसे फैक्ट्री को बनाना है, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल्स हैं, वो सब हमें खुद से लेना पड़ता है। तो एक तो गैप ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वो हमें जो है ब्रिज करना है। और उसके साथ साथ अपनी इंडस्ट्री की अपलिफ्टिंग की जरूरत है हमारी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी पैरामीटर्स, इन टर्म्स ऑफ द रेगुलेटरी हर्डल्स। चलिए, मैं चिनाय साहब से पूछना चाहूँगी। चिनाय साहब, एक तो मुझे ये बताइए कि हमारे पास इंडस्ट्री का गैप क्यों मौजूद है? इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, पाकिस्तान में वो कंपनीज मौजूद नहीं हैं, वो कंपनीज यहाँ नहीं आ रही, बल्कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के भी मामला जो है वो अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ज़ाहिर है यहाँ जो कंपनीज काम कर रही हैं, मैं तो बड़ा बरमला कहता हूँ और मुझे इस पर पूरा यकीन भी है मेरी बात के ऊपर, कि हमारे पास जो एक मोनोपोलाइज्ड बिजनेस हो गया है फार्मा इंडस्ट्रीज़ का, जिसमें वो किसी और को स्पेस भी नहीं देते कि उनकी उसमें इंटरवेंशन हो। और दूसरा, एक नेगेटिव इमेज भी चला जाता है पाकिस्तान का कि जी यहाँ काम करना बड़ा मुश्किल है, यहाँ ये बैरियर्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और एक तीसरी चीज़ जो है, रेड टेपिज्म जो हमारे पास है, जो मिनिस्ट्री की तरफ से है, उसमें ये मोनोपोलाइज्ड बिजनेस को जो है वो ज़्यादा मैं समझता हूँ तक़वियत पहुँचती है। तो इस मोनोपोलाइज्ड बिजनेस की वजह से फार्मा इंडस्ट्रीज़ में जो इंडिजीनियस ग्रोथ आनी चाहिए, दूसरी कंपनीज़ को भी आना चाहिए, इंटरनेशनली लोगों को पाकिस्तान में आना चाहिए, वो नहीं है। बल्कि जो यहाँ की कंपनियाँ हैं वही जो है वो अपने आप को एक्सपेंड करती रहती हैं और उनकी मोनोपोली कायम रहती है। मैं समझता हूँ कि ये जो मोनोपोलाइज्ड बिजनेस है मल्टीनेशनल कंपनीज़ का, और मेरे उसको स्टेटमेंट को इसलिए स्ट्रेंथ भी मिलती है कि आप इनके जो रेवेन्यू फिगर्स हैं, जो कोटेड कंपनीज़ हैं, वो अगर आप देख लें तो दिस वुड बी अ टेस्टिमनी टू माय कंटेंशन। तो यहाँ गवर्नमेंट को जो है वो इसको बड़ा देखना चाहिए, इसकी प्रोग्रेस के लिए जो है वो एक तरफ हमारा पड़ोस 30 बिलियन की कर रहा है और हम यहाँ 3 बिलियन की कंपनीज को हमें इंसेंटिव देने चाहिए। और यहाँ पर जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ के लिए एक साजगार माहौल भी है, ऐसा नहीं है। नई कंपनीज़ को जो है वो स्पेस देनी चाहिए, उनको मैं समझता हूँ इंसेंटिव्स भी देने चाहिए। और जब ये इंडस्ट्री इतनी तरक्की कर सकती है कि इंडिया में 30 बिलियन 40 बिलियन की एक्सपोर्ट होती है, तो हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं फार्मा में? कुछ नहीं कर रहे, 1 आधा बिलियन मुश्किल से हम कर जाते होंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि आज जो है वो एक जो पूरा कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए एक्सपोर्ट्स का, जिसमें फार्मा भी हो, जिसमें बाकी सारी चीज़ें हो, उन सब को इंसेंटिवाइज करके लोकल इंडस्ट्रीज़ को जो है वो हम ज़्यादा फोकियत दे दें। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली यहाँ पर लोकल इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग भी देना चाहिए, लेकिन उस्मान साहब ने कहा हम अभी तक इंपोर्ट करते हैं
फिर यहाँ अपना रॉ मटेरियल से मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं। है ऐसा ही है कि Right. जो रॉ मटेरियल है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और वो डॉलर के साथ साथ इंक्रीज होता एग्जैक्टली चला सर, जाता तो है। माय क्वेश्चन इज ठीक कि है? हमारे पास इतनी हर्ब्स और- मौजूद हैं, हमारे पास पाकिस्तान के इतने अच्छे मौसम हैं और इतनी हर्ब्स, ऐसी हर्ब्स भी मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है, तो क्या हम उस तरीके से कोई अपनी देखिए, अभी मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर हब्स सकते? पे बात नहीं कर रहे, अभी हम जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जो केमिकल एक्टिव मेडिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उन पे बात कर रहे हैं। Okay. वो केमिकल मेडिकल इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनमें से मैक्सिमम पोर्शन जो है वो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए डेफिनेटली वो मार्केट जो फ्लक्चुएट करती है, इंटरनेशनल मार्केट या डॉलर फ्लक्चुएट करता है, उसके हिसाब से हमारी इंपोर्ट कॉस्ट जो है तो वो बढ़ जाती है। प्लस जो गवर्नमेंट हर चीज़ पर टैक्स लगाए चली जाती है, उसकी वजह से भी हमारी गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी ना, टैक्स तो मैन्युफैक्चरिंग कलेक्ट कॉस्ट करेगी। जो है तो वो बढ़ती है। दूसरा ये कि हमारी दवाएं जो है तो वो अमेरिका या इतने बड़े ममालिक में जो है तो वो क्यों नहीं एक्सपोर्ट होती, उसकी वजह ये है कि जो रिसर्च एंड R&D कहते हैं, रिसर्च And एंड development। डेवलपमेंट जो हमारा सेक्टर है वो बिल्कुल नेग्लेक्ट है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल में कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं होती, कोई जो है तो उसके ऊपर हालांकि इसमें तो सबसे ज़्यादा रिसर्च की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। रिसर्च की ज़रूरत है, रिसर्च की ज़रूरत है। जब आप R&D को फॉलो करते हुए अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आएंगे तो डेफिनेटली वो अमेरिका में FDA में भी अप्रूव्ड होगी, अमेरिका में भी जो है तो एक्सपोर्ट होगी, जी। यूरोप में भी एक्सपोर्ट होगी, सब जगह एक्सपोर्ट होगी। दूसरी एक और वजह यह है जो मैं बड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ कि एक एक्स्ट्रा कंजम्पशन है हमारे यहाँ मेडिसिन का। एक्स्ट्रा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि शुगर एक्स्ट्रा खाई जाती है, इसी तरह मेडिसिन भी एक्स्ट्रा खाई जाती है। एक विटामिन एक पेशेंट को 1 महीने के लिए लिख कर दिया है, उसके बाद वो मुझे पता है कि 1 महीने के बाद मुझे या तो इसकी डोज रिड्यूस करनी है या इसको ऑफ करना है, कोई दूसरी चीज़ लिखनी है, लेकिन वही विटामिन वो 6 महीने तक जो है तो वो रेगुलर खाता रहता है, जिसकी कि उसको ज़रूरत नहीं है। तो हम अपनी ही दवाएँ, अपनी बनाई हुई दवाएँ बजाय इसकी कि एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करने की बजाय हम खुद एक्स्ट्रा खा जाते हैं। थोड़ा सा आजकल ये भी हो गया है कि एज होने लगती है तो सब राशन के साथ साथ दवाइयाँ भी राशन का हिस्सा हो जाती हैं। हम दवाएं भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी हमें दवाएं कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है हम उससे भी ज़्यादा दवाएं कंज्यूम कर रहे जी। हैं। तो वो एक्स्ट्रा दवाएं जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो दवा का वो पोर्शन भी एक्सपोर्ट हो सकता है। यहाँ भी हमें austerity यहाँ करने पे की भी हमें ज़रूरत जो है है। तो वो स्टैटिक्स की ज़रूरत है। तो ये बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि अगर हम इनको ठीक है। लेकर चलें, इन पर गौर करें और इन पर अमल करें तो हम मेरा नहीं ख्याल कि हम इंडिया के बराबर नहीं तो कम से कम ये कि उस दौड़ में जो है तो वो शामिल हो सकते हैं। उस्मान साहब प्लीज कमेंट करें, ये लास्ट कमेंट है, आप क्या दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों के लिए, और हर्ब्स जो कि मैंने हनीफ साहब से पूछा था इसके ऊपर भी कमेंट करिएगा। जी बिल्कुल इन्होंने सही फरमाया। हमारे आने वाले दिनों में हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह पहले भी बात हुई कि लोकल इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करना चाहिए। बिल्कुल मैं बिलीव करता हूँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक बहुत बड़ा जरिया है जिसके जरिए हम जो टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है, R&D की बात की डॉक्टर साहब ने, बिल्कुल सही जिक्र किया। R&D का एक फुकदान है, लेकिन वो ऐसे गैप फिल हो सकता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे मुल्क में काम कर रही हैं, अर्न कर रही हैं हमारे मुल्क से, हम उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की तरफ लेके आए। इंडिया ने ये किया, इंडिया ने बायोलॉजिकल ड्रग्स में, कैंसर ड्रग्स में, बहुत ज्यादा वैक्सीन में काम इसीलिए किया कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए उसने R&D करवाई। हमें इस तरह की पॉलिसीज लाने की जरूरत है कि जहाँ पे लोकल इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए प्रोडक्ट्स बनाए, हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बने, और फिर हमारी रसाई इन मंडियों तक मुमकिन होगी। और बिल्कुल ऑप्टिमिज्म है हमारे अंदर। हमने इनफैक्ट इस वक्त एक वर्किंग हो रही है कि पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक्सपोर्ट काउंसिल बनाया जाए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर हो, जो सिर्फ फास्ट ट्रैक बेसिस पे फार्मा की एक्सपोर्ट को बनाए। और $5 बिलियन का एक टारगेट हम लोग लेके चले हैं कि अगले 5 to 6 ईयर्स में हम अपनी $300 बिलियन से एक्सपोर्ट को $5 बिलियन पे लेके जाएं। इंशाल्लाह वी बिलीव इट इज वेरी वेरी अटेनेबल। वेल थैंक यू सो मच उस्मान शौकत साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जो है Thank तो you वो so ये much। ऐड करना चाहूँगा कि जो जब मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज की जब बात हो रही है जी। तो मल्टीनेशनल का बिजनेस इतना ज़्यादा है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट को अपनी प्रोडक्शन से compete नहीं कर पाते। और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ ऐसी हैं जो अपने ब्रांड्स हमारी नेशनल कंपनियों से जो है वो मैन्युफैक्चर कराती हैं और अपने नाम के साथ जो है तो वो उनको मार्केट करती हैं। SMEs और LSM होने का जी बिल्कुल ऐसा है। ये तो बताता मतलब है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो क्वालिटी वाइज जो है वो किसी भी दूसरे मुल्क की कंपनीज से जो है तो वो कम है, ये मल्टीनेशनल कंपनी से कम है। हमारे पास मतलब वो तमाम इक्विपमेंट्स, तमाम सहूलियात, तमाम चीज़ें जो है तो अच्छी कंपनियों के पास मौजूद हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनियों के पास मौजूद हो सकती हैं। लेकिन हम उसको पाकिस्तानी दवा कहने की बजाय हम उसको लोकल दवा कहते हैं। जब लफ्ज़ लोकल का इस्तेमाल होता है
है तो वो ऐसा लगता है कि कोई लोकल सी चीज़ है, आम सी चीज़ एनेस्थेसिया है। भी तो लोकल ही होता है ना, वो लोकल लोकल लगता है। एनेस्थेसिया तो उस जगह के हवाले से जो है तो वो कहते हैं। वेरी डिटेल्ड आज के प्रोग्राम का वक्त पता ही नहीं चला और बहुत सारे इश्यूज आज हमने डिस्कस किए। थैंक यू सो मच अहमद चुनाय साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर हनीफ साहब, आपका भी बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। उस्मान शौकत भी थे हमारे साथ और इनायत साहब भी थे, उन दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स इट, इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। अपनी चीज़ों को, अपनी जो एक ज़रूरियात को अपनी आदत ना बनाएं, ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद उसको जो है वो ज़रूरत ख़त्म होने के बाद छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो कि आज के हमने प्रोग्राम के अंदर मकसद भी यही शामिल किया है। दैट्स इट, वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।